पंचायत राज के चुनाव है या हमारे जो नगर निकाय के चुनाव है, हम एक ही साथ शुरू करेंगे और जब पूरे हो जाएंगे तो एक साथ पूरे करेंगे। ऊर्जा स्रोत में हमारा राजस्थान हमारे देश में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और उसको दिनों दिन बढ़ाना भी है। हमारा जो पंचायत राज और स्थानीय निकाय के चुनाव है, नगर निकाय के चुनाव है, वो लंबे अंतराल के बाद करवाने के कारण करीब 2 वर्ष में पूरे हुए और कई पंचायत राज निकाय की जो चुनाव की अवधि है उनका निर्धारित कार्यकाल में पूरा हो गया और कई का अभी आने वाले नवंबर तक पूरा होना है। लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी का प्रारंभ से ही मत था, उनका संकल्प था और उन्होंने बजट में भी इसको दोहराया कि हम 1 स्टेट 1 इलेक्शन की अवधारणा को यथासंभव पूरी कोशिश करके पूरा करेंगे। और इसी के आधार पर उनका यह भी मानना है कि लंबे समय तक चुनाव प्रक्रिया अपनाने से हमारे जो विकास के कार्य अवरुद्ध होते हैं, अनावश्यक खर्चा होता है। हमारे राजस्थान सरकार के जो कर्मचारी है वो इलेक्शन की ड्यूटी में लग जाते हैं, तो उनका जो दिन प्रतिदिन का कार्य है, उनकी जो ड्यूटी है उससे उनका व्यवधान होता है। हमारे जो पुलिस अधिकारी है, आरएसी अधिकारी है, यानी अधिकारी, वो भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग टाइम डेप्यूट होते हैं, तो उनको भी आना जाना खर्चा होता है, ड्यूटी में व्यवधान होता है और लंबे समय तक अनावश्यक इलेक्शन में लटकाने जो आपसी प्रेम भाव होता है उसमें भी कहीं न कहीं हास होता है। इन सब को ध्यान में रखते हुए 2024-25 के बजट में यह स्पष्ट रूप से घोषणा की गई थी कि हम स्थानीय निकाय और पंचायत राज के चुनाव यथासंभव 1 स्टेट 1 रजिस्ट्रेशन की अवधारणा पे आधार पर करवाएंगे। और आज मंत्रिमंडल की बैठक में इसी को दोहराया गया है और ये तय किया गया है कि हमारे जो पंचायत राज के चुनाव है या हमारे जो नगर निकाय के चुनाव है, हम एक ही साथ शुरू करेंगे और जब पूरे हो जाएंगे तो एक साथ पूरे करेंगे। तो हमारी जो ये अवधारणा है 1 स्टेट 1 इलेक्शन की, वो पूरी होगी। साथ ही साथ हमारे ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट भी हमारे पास आ गई है। पूर्व में महाराष्ट्र के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मार्च 2021 में ये स्पष्ट निर्णय पारित किया था कि यदि कोई सरकारें ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ देना चाहें तो एक स्वतंत्र रूप से ओबीसी कमीशन का गठन करें और ओबीसी कमीशन को गाइडलाइंस दी थी कि त्रिस्तरीय वो इस तरह से जांच करे, वो रिपोर्ट सरकार के पेश करे और सरकार उस रिपोर्ट को स्वीकार करने के उपरांत जो 50% की सीलिंग लिमिट है एससी, एसटी और ओबीसी उसके अंदर रहते हुए ओबीसी वर्ग की जातियों को उनका आरक्षण का लाभ दे। हमारे ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद अब हम चुनाव के लिए जो एससी एसटी का जो आरक्षण है वो जनसंख्या पर आधारित है। जो ओबीसी कमीशन ने हमको रिपोर्ट दी उसके आधार पर इन वर्गों का भी आरक्षण होगा और चुनाव में जो यथासंभव न्यायालय ने जो मत व्यक्त किया है, हमने जो न्यायालय की समझ बात कही उसके अनुसार ही चुनाव होंगे। और नगरीय निकाय पंचायत राज एससी एसटी वर्ग की ओबीसी का आरक्षण के उपरांत एक साथ हम चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे और पूर्ण होने के उपरांत जहां तक हमारा संभव है जो न्यायालय में बताया गया है उस पूरी करेंगे। तो ये जो हमारी अवधारणा थी ये उसको पूरी करेंगे, लॉटरी प्रक्रिया शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएगी। मित्रों, ये जरूरी भी है, ये स्टेट हमारा है और जितना खर्चा अनावश्यक होता है वो हम सबके ऊपर होता है और आप सब भी इस बात अवधारणा को मानेंगे कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन हमारे देश और हमारे प्रदेश और आमजन के हित में है और हमारी सरकार
जन कल्याणकारी हितों का ध्यान रखती है, जनता के हितों का ध्यान, इसलिए इसको तय किया गया। आज की मंत्रिमंडल की बैठक में दूसरा महत्वपूर्ण दिन है, हमारा जो श्रमिक वर्ग है, जो हमारे समाज का बहुत बड़ा वर्ग है, हमारे प्रदेश का बहुत बड़ा वर्ग है, उसके हितों को भी ध्यान में रखता है। और इसीलिए आज हमने मजदूरी संहिता राजस्थान नियम 2026 को मंजूरी दी है। और इसमें विशेषकर मजदूरों के हितों, मजदूरी का निर्धारण, उसका कार्य दिवस के बीच में अंतराल, इन सब का पूरी स्पष्ट रूप से ध्यान रखा जाएगा। और जो हमारे वाणिज्यिक या व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, उनकी आवश्यकता की भी पूर्ति हो, उनको नुकसान नहीं हो, समय पर उनको लेबर मिले। और इस हेतु सुव्यवस्थित रूप से राज्य मजदूर संहिता का मंजूरी दी गई है। अब मजदूरों को वेतन तय करने के लिए वैज्ञानिक फार्मूला अपनाया जाएगा, कौशल आधारित वर्गीकरण अपनाया जाएगा। इसमें महंगाई भत्ते, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को जोड़कर साल में 2 बार 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को बार बार मजदूरी की दरें संशोधित की जाती रहेगी, अगर आवश्यकता हुई तो, और आवश्यकता नहीं हुई तो हिसाब चलती रहेगी। इससे महंगाई के साथ साथ वेतन संतुलन भी बना रहेगा। सामान्य कार्य दिवस के लिए जो निश्चित घंटे हैं, जो अवधि है, उसमें आराम और अंतराल रात्रि शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु भी प्रावधान किए गए हैं। और साथ साथ ये भी तय किया गया है कि हमारा मजदूर अनावश्यक रूप से लंबे समय तक कार्य नहीं करे और 48 घंटे सप्ताह में निर्धारित किए गए हैं। और 6 दिवसीय कार्य योजना में अवधि, विश्राम, अंतराल सहित अधिकतम 10.5 घंटे प्रतिदिन होगी और 7वां दिन सवैतनिक अवकाश रहेगा। मित्रों, ये सब हमारे जो समाज का महत्वपूर्ण अंग है, मजदूर, श्रमिक, जो हमारा साथी है, परिवार का मेंबर है, उसके लिए किया गया है। लगातार 5 घंटे के बाद आधे घंटे का विश्राम का अंतराल का प्रावधान किया गया है। और अवकाश कार्य के अलावा अगर ओवर टाइम करता है तो अलग से उसका वेतन दिया जाएगा। नियोक्ता के लिए वेतन पर्ची देना अनिवार्य किया गया है, ताकि आजकल कई शिकायतें आती है कि वेतन अमुक तरीका दिया गया है, उसको कागजों में अमुक तरीके से बता दिया गया है। ऐसा नहीं होगा। वेतन से होने वाली कटौतियों की सीमा व डिजिटल रजिस्टर में नियमों स्पष्ट प्रावधान किया गया है। सब इसलिए किया गया है कि हमारा जो मजदूर भाई है, उसके हितों की सुरक्षा हो और वो अपनी क्षमता के अनुसार कार्य भी करे और पारिश्रमिक भी प्राप्त करे। मित्रों, जैसा अभी आदरणीय राज्यवर्धन सिंह ने बताया, ऊर्जा स्रोत में हमारा राजस्थान हमारे देश में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और उसको दिनों दिन बढ़ाना भी है। प्रदेश में अक्षय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आज 922 मेगावाट की 3 सौर परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इन प्रस्तावों में बीकानेर की तहसील पूगल के ग्राम भवानीपुरा में 22 मेगावाट की परियोजना के लिए लगभग 44 हेक्टेयर भूमि, जैसलमेर जिले की तहसील फतेहगढ़ के ग्राम रणदा में 200 मेगावाट उत्पादन क्षमता के लिए 324 हेक्टेयर एवं 700 मेगावाट की परियोजना के लिए जैसलमेर की उपनिवेश तहसील नासना के ग्राम बोडाना में 1678 हेक्टेयर भूमि सशर्त आवंटन की स्वीकृति दी गई है। और ये परियोजना देश में ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। और इस दिशा में इन क्षेत्रों को समयबद्ध कार्य योजना के तहत स्थापित करना, प्रोडक्शन देना, हरित क्रांति को भी ध्यान में रखना, इन सब बातों को ध्यान में रखा गया है। मित्रों, इसके अलावा राजस्थान भू राजस्व नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित नियम 2007 में संशोधन किया गया। ये नियम बने हुए जिसमें ऊर्जा क्षेत्र में जो भूमि आवंटन करने उसके नियम है, जिस नियम का नाम है राजस्थान भू राजस्व नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित नियम 7। इसमें संशोधन किया गया है और इसमें यह प्रावधान जोड़ा गया है कि सौर, पवन, बायोमैस जैसी गैर पारंपरिक नवीनीकरण ऊर्जा परियोजनाओं हेतु भूमि आवंटन के लिए हमारा जो एग्जिस्टिंग नियम है
उसमें अब परियोजनाओं की भूमि के लिए 10% भूमि वृक्षारोपण के लिए आरक्षित करना अनिवार्य किया है। जैसा अभी वरिष्ठ साथी ने बताया, हरियाणा और राजस्थान एक पेड़ मां के नाम, और हमारा जो टोटल वन क्षेत्र है उसको कैसे बढ़ाया जाए। वन भूमि तो वन भूमि होती है, लेकिन इसके अलावा भी हम हरियाली बढ़ा सकते हैं। इसीलिए इन परियोजनाओं के विकासकर्ताओं को इस नियमों में प्रावधान कर दिया गया है ताकि कोई भी आवंटन करनी चाहे भूमि तो 10% भूमि वृक्षारोपण के लिए आरक्षित रखनी उसको जरूरी होगी। और इससे हमारा जो ये अभियान है कि राजस्थान, हरियाणा और राजस्थान बने, उसके तहत पूर्ति होगी। और अब सौर व पवन ऊर्जा संयंत्रों के लिए अब प्रति मेगावाट 2 हेक्टेयर भूमि आवंटित की जा सके। पहले 2.5 हेक्टेयर थी, उल्टा हमने इसको कम किया है। और कम करने के पीछे उद्देश्य यही है कि हमारा हरित क्रांति का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, उनका जो संकल्प है, उसको हम पूरा करेंगे। और इसी पर हाइब्रिड परियोजना के लिए 2.5 हेक्टेयर प्रति मेगावाट भूमि आवंटित की जाएगी। मित्रों, इसके अलावा विकास एवं पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए इस संशोधन को हमने जरूरी माना है। आने वाले राजस्थान के भविष्य के लिए हमने इसको जरूरी माना है। और इसी कारण 2026-27 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी, जिसकी हमने इसमें पालना की है। इसके अलावा हमारे आज के कार्यक्रम में जैसा आपके सामने निवेदन किया गया, इन सब कार्यों के पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि समाज का हर वर्ग खुश रहे, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। और इन सब नियमों के आधार पर हरित क्रांति का जो हमारा सपना है उसका पूरा होगा। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने हमारी बात को सुना। और ये राजस्थान के क्षेत्र में विकास का क्षेत्र हो, हरित क्रांति का क्षेत्र हो, हमारे जो स्थानीय निकाय की परियोजना हो, जो हमारी स्थानीय सरकार है, उसकी अवधारणा के लिए जरूरी हो, इन सब का आज यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है। धन्यवाद।